हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल मार्कर के बारे में, साइटोलॉजिकल मार्कर के बारे में एंड बायोकेमिकल मार्कर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर या फिर डीएनए मार्कर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आरएफएलपी के बारे में, आरएपीडी के बारे में एंड एएफएलपी के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मार्कर सबसे पहले होता क्या है? अभी जो हमने पढ़ा था, जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर पढ़ा था वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। जो हमने बायोकेमिकल मार्कर पढ़ा था वो प्रोटीन के ऊपर बेस्ड था, और साइटोलॉजिकल मार्कर वो जो था कैरियोटाइप के ऊपर बेस्ड था। बट मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं उनको हम डीएनए मार्कर कहते हैं। इनमें हम डीएनए की कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या करते हैं, टैग कर देते हैं या फिर फ्लैग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पता लगता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन पता लगती है। उसको हम डीएनए मार्कर कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर कहते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा सीक्वेंस होता है, जो हमारा जिसको हम टैग कर रहे हैं, वो हमारा नॉन सीक्वेंस होता है और इन द नेबरिंग पोजीशन होता है किसके, जीन ऑफ इंटरेस्ट के। ये जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर, ये हमारी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और जो हमारा जिसको ये टैग कर रहा है, मतलब जिसकी ये आइडेंटिफाई कर रहा है पोजीशन, वो हमारा कोडिंग सीक्वेंस होता है। अब ये जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं ये वो डिफ़र क्यों करते हैं? ड्यू टू द म्यूटेशंस ये डिफ़र करते हैं, और VNTRs की वजह से ये डिफ़र करते हैं हमारे, या फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी डिफ़र करते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा अननोन सीक्वेंस है, नॉट नोन है, और मॉलिक्यूलर मार्कर जो एसोसिएटेड है वो हमारा नोन सीक्वेंस है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर है हमारी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी शो करना चाहिए इसको। मान लो कि हमने किसी भी मॉलिक्यूलर मार्कर को टैग कर दिया, हमने किसी भी डीएनए के ऊपर मॉलिक्यूलर मार्कर टैग कर दिया, फ्लैग कर दिया, ठीक है। हमें तो रिसर्च बार बार करनी पड़ेगी। अगर वो टैग नहीं हुआ नेक्स्ट इनहेरिटेंस पैटर्न में, मान लो अगर राम है, उसका बेटा श्याम है, राम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूलर मार्कर को हमने टैग किया था कि ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है, बट अगर वो इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं शो किया उस जीन ने, उस पार्ट ने जीन के, तो वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। तो एक गुड मॉलिक्यूलर मार्कर की एक ये फीचर है कि वो इनहेरिटेंस पैटर्न शो करना चाहिए उसको, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया कि इनहेरिटेंस पैटर्न शो करना चाहिए, और ये एक फ्लैग की तरह और एक टैग करता है एक पोजीशन को, ठीक है, जो कि हमारी कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर मार्कर। एक गुड मॉलिक्यूलर मार्कर की हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं कि वो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने बचपन में उसको टैग किया था, आगे चल के वो हमारा डीजेनरेट हो जाए, वो पार्ट ऑफ डीएनए, वो हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न ना शो करे। तो ये लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, इनहेरिटेंस पैटर्न शो करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मार्कर भी हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, को डोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्कर भी हो सकते हैं एंड डोमिनेंट भी हो सकते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास ये एक कंडीशन है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, या तो अगर वो टॉल है तो वो ये वाला पैटर्न भी शो कर सकता है, और वो कैपिटल ए भी शो कर सकता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो वो हमारा, अगर हम यूज़ करेंगे आरएफएलपी जो मॉलिक्यूलर मार्कर अगर यूज़ करेंगे हम, तो वो डिस्क्रिमिनेट करके बता देता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। वाइल अगर हम देखते हैं इन द केस ऑफ द डोमिनेंट मार्कर, सिर्फ जैसे कि आरएपीडी आरएफएलपी हमारा, तो आरएपीडी आरएफएलपी जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो सिर्फ हमारा डिटेक्ट करता है कि अलील की वेरिएशन को वो डिटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ हमारा डोमिनेंट अलील को ही शो करता है। लाइक हमारा ये वाला अलील है, डोमिनेंट अलील है, और ये वाला अलील है हमारा, तो ये नहीं बताएगा इनके बीच में कि होमोजाइगस कंडीशन किसकी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन किसकी है। वो सिर्फ क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा अलील्स को, मतलब कि ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है। वो ये नहीं बताएगा कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, डोमिनेंट अलील, या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर के कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स को हम कैसे
यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है, ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम को जब हमने अनवाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, ये डीएनए आया। इस डीएनए के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया, क्लीव आउट कर लिया बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो कि 4 to 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पर कट लगा देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये ग्रोथ ऑफ वायरस इन द बैक्टीरिया। सो इट इज़ कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि कट करता है डीएनए को इन बिटवीन, तो एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। अब ये पीस ऑफ डीएनए जो हमने यहाँ से लिया है उसको हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने इसको बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट बना हुआ है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए था और यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट को हमने बैक्टीरिया के अंदर सेल के अंदर डाल दिया और ये जो है फिर क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। यहाँ पर जब रेप्लिकेशन करेगा, बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा और उसके साथ साथ हमारी डीएनए जो था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो भी क्लोन हो जाएगा। अब ये क्लोन्ड डीएनए हमने लिया और उसकी डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न्स बनाए। लाइक हमने उसको क्या किया, हमने उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की और हमने उसको अलग कर दिया, हमने उसको सेपरेट कर दिया और डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न्स बनाए। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे यूजेस के हैं मॉलिक्यूलर मार्कर के, किसी भी जीनोम की हमने, लाइक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए में ये जो है इस डीएनए के अंदर ये जो है, इस डीएनए के अंदर क्या हमने कह दिया कि ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस डीएनए के अंदर हमने क्या करना है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है, इसकी फिजिकल पोजीशन बतानी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर मार्कर यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मार्कर है, इस मॉलिक्यूलर मार्कर का हमें सीक्वेंस नोन है, इस मॉलिक्यूलर मार्कर को हमने यहाँ पर टैग कर दिया। तो हम बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मार्कर की विसिनिटी में ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था, प्रेजेंट था। तो फिजिकल मैपिंग कर दी हमने। ठीक है, तो फिजिकल मैपिंग भी हम कर सकते हैं इससे। और उसके बाद कंपैरेटिव जीनोमिक्स हम इसमें कर सकते हैं। कंपैरेटिव जीनोमिक्स कैसे कर सकते हैं हम इसमें, लाइक हमारे पास क्या है, वही कि हम क्या करेंगे, कैरियोटाइप को स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, कैरियोटाइप बनाएंगे, कैरियोटाइप्स को स्टडी कर सकते हैं इसमें और हम बता सकते हैं कि क्या क्या बेंडिंग पैटर्न में डिफरेंस है, क्या क्या हमारा ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस है। उसके बाद लिंकेज की स्टडी भी हम इसमें कर सकते हैं। लिंकेज की स्टडी कैसे करेंगे, लाइक हमारे पास ये हमारा डीएनए है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारा सेकंड जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमारा क्या है, मार्कर 1 एसोसिएटेड है, यहाँ पर हमारा मार्कर 2 एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जब ये इनहेरिटेंस पैटर्न शो करेगा, जब इसने इनहेरिटेंस किया तो हम देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर ये दोनों मार्कर अब भी इनहेरिटेड हुए कि नहीं हुए। अगर ये साथ में इनहेरिटेंस हुए डेट इट इज़ लिंक्ड, एंड अगर ये नहीं हुए, अगर ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेपरेट हो गए, रिकॉम्बिनेशन होने के दौरान सेपरेट हो गए, देन इट इज़ नॉट लिंक्ड। ठीक है, तो हम लिंकेज पैटर्न को भी इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर का जस्ट बेसिक था कि मॉलिक्यूलर मार्कर होता क्या है। और उसके बाद हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं वो एक टैग या फिर एक फ्लैग की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर हमारे हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर पीसीआर बेस्ड भी हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्या होता है कि हमारे पास हम एक सीक्वेंस बनाएंगे जो कि सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होगी और उसके ऊपर आकर हमारा क्या अटैच करेगा, हमारा एक प्रोब अटैच करेगा और हाइब्रिडाइज्ड कर लेगा उसको। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये डीएनए इसके साथ ये जो है मार्कर इसके साथ एसोसिएटेड है क्या नहीं, या फिर पीसीआर बेस्ड भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल है आरएपीडी एंड आरएफएलपी। तो हम पढ़ेंगे पहले रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब आरएफएलपी। इसका नाम आरएफएलपी क्यों है, बिकॉज इसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ कर रहे हैं और डीएनए की लेंथ को कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। और हम
डीएनए की लेंथ को स्टडी करके हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बोल रहे हैं, प्रोब को हाइब्रिडाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था, एलिक जेफरे ने दिया था 1981 के अंदर। सबसे पहले हमने वही किया कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसको डाइजेस्ट करवा दिया फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो कि हमारे रिस्ट्रिक्ट करते हैं वायरस की ग्रोथ को इन द बैक्टीरिया। 4 to 6 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और जिन बेस पेयर को, वो सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट शुड बी द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि दोनों साइड से सिमिलर रीड की जाती हैं, और वो क्या करेंगे, फिर एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर कट लगा देंगे। अगर लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलता है कि हमने यहाँ पे लिया इकोर आई, ठीक है, इकोर आई हमने लिया, और ये जो इकोर आई है इसका सीक्वेंस जो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, वो क्या है, हमारा गेटैक सीक्वेंस। और वो गेटैक सीक्वेंस जी और ए के बीच में कट लगाता है। और इसने क्या किया, स्टिकी एंड्स क्रिएट कर दिए, और स्टिकी एंड्स क्रिएट करने के बाद हमारे पास डाइजेस्टेड डीएनए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, हम लाइक ये हमारे वेल हैं, यहाँ ये हमारे वेल हैं, जेल है, एगरोस जेल है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ड्यू टू द बेसिस ऑफ चार्ज एंड द साइज ऑफ द डीएनए, जो स्मॉल होएगा वो जल्दी जल्दी भागेगा, जो लार्ज होगा वो धीरे धीरे भागेगा, ठीक है। तो हमारे जो डीएनए है, वो डीएनए स्ट्रैंड हमारी क्या होगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। अब डीएनए स्ट्रैंड हमारी सेपरेट आउट हो चुकी हैं। अब डीएनए स्ट्रैंड हमारी सेपरेट आउट होगी तो हम इसकी करेंगे साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग क्या होती है, साउदर्न ब्लोटिंग में हम डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, साउदर्न ब्लोटिंग कहते हैं। साउदर्न ब्लोटिंग बाय द वैक्यूम ट्रांसफ़र के थ्रू भी हो सकती है, बाय द हमारे पास कैपिलरी ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है, ट्रांसफ़र के थ्रू भी हो सकती है, इलेक्ट्रो ब्लोटिंग मेथड के थ्रू भी हो सकती है। तो हमारा साउदर्न ब्लोटिंग हमने कर ली, नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के ऊपर हमने ट्रांसफ़र कर लिया डीएनए को, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ तक हमने करके रखा। उसके बाद हमने क्या किया, इस डीएनए को हमने डाइजेस्ट करवा दिया NaOH के साथ। NaOH के साथ मतलब अल्कली के साथ हमने इसको क्या करा दिया, ट्रीट करा दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था अभी, ठीक है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब सपोज करके चलो आप लोग कि हमने क्या किया, एक क्राइम साइट थी, ठीक है, एक क्राइम साइट थी, मान लो यहाँ पर एक क्राइम हुआ, इस राम ने शाम को पीट दिया, ठीक है। अब शाम जो है गायब है, हमें नहीं पता कि किसने पीटा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 5 बंदे खड़े हैं, उसमें राम भी खड़ा है और एक ABCD खड़े हैं, ठीक है, 5 बंदे खड़े हैं। अब शाम का तो मुंह लपेट के पीटा था, शाम को नहीं पता किसने पीटा मुझे, ठीक है। तो अब राम को हम कैसे पता लगाएंगे कि राम ने शाम को पीटा है, तो वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ से मान लो पीटते पीटते उसकी एक ब्लड की ड्रॉप वहाँ पर गिर गई, या फिर उसका बाल जो है वहाँ पर रह गया। वहाँ से हमने डीएनए को लिया, ठीक है, उसके डीएनए को लिया, वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसको डाइजेस्ट करवाया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर क्या किया, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो यहाँ पर जो क्रिमिनल था, मतलब वहाँ पर जो क्रिमिनल था उसका क्या आ गया हमारे पास, उस क्रिमिनल का हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बैंड आ गया, ठीक है। अब उस बैंड आने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, बैंड आ गया हमारे पास। बैंड आने के बाद क्या हुआ, हमने उसका रेडियो एक्टिव फ्लोरोसेंट लेबल्ड हमने प्रोब डिज़ाइन कर दिया। मतलब हमने इसको पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करा, हमने इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करा। जो क्रिमिनल साइट्स हमने क्या किया था, कलेक्ट किया था डीएनए, उसको हमने सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लिया। और अब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया, हमने इसका प्रोब डिज़ाइन कर दिया रेडियो एक्टिवली लेबल करके, ठीक है। अब फर्दर जो पहले वाली कंडीशन थी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पे हमने 4 बंदों का हमने यहाँ पे सैंपल ले रखा है। तो हमें नहीं पता अभी कि इनमें से क्रिमिनल कौन है। हमने क्या किया, क्रिमिनल साइड से रेडियो एक्टिव प्रोब डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस
फ्लोरोसेंट प्रोब को हमने रन करवा दिया ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर हमने सिंगल स्टैंडर्ड हमने डीएनए डिज़ाइन करके रखे हुए थे और इसके ऊपर हमने ये सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब बना रखा है। तो ये जाकर हमने इसको रन करवाया तो ये हाइब्रिडाइज्ड कर जाएगा किसके साथ, ये हाइब्रिडाइज्ड करेगा हमारा अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ जाकर। अब मान लो ये है 4 वेल्स, ठीक है, इस 4 वेल्स में से सिर्फ इसके साथ ही ये जाकर अटैच किया, ठीक है। अब ये जाकर अटैच किया जब हमने, तो अब जब हमने इसको विजुलाइज किया ऑन द ऑटो रेडियोग्राफी में जब हमने इसको विजुलाइज किया तो हमने देखा सिर्फ 3rd वेल के अंदर ही क्या हो रही है, जो हमारी है फोटोग्राफिक फिल्म जो हो रही है हमारी रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है, मतलब हमारी रेडियो एक्टिविटी प्रोब यहाँ पर जाकर अटैच हुआ है। मतलब जो हमने क्रिमिनल साइट से हमने क्या किया था, डीएनए सैंपल कलेक्ट किया था, वो हमारा कौन से वाले ऑर्गेनिज्म का था, वो 3rd ऑर्गेनिज्म का था, मतलब 3rd ऑर्गेनिज्म इज द क्रिमिनल, ठीक है। अब हमारे पास तो ये किस में यूज़ होता है, हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ होता है। सेकंड वन हमारी मैटरनिटी एंड पैटर्निटी केसेस शो करने में भी यूज़ होता है, हमारी फिजिकल मैपिंग में यूज़ होता है किसी भी डीएनए की कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस मार्कर से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब हमें डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को पता लगाने में भी यूज़ होता है और हमारी एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में भी यूज़ होता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, पहले ही ऑर्गेनिज्म ऐसे था और विद टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ इसका डीएनए इस तरीके से चेंज हुआ। अब प्रोब जो है वो सिर्फ 3 ही बैंड से अटैच हो रहा है, पहले 4 से अटैच होता था, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिफ़र है पहले वाले से, ठीक है। तो इसके अब एडवांटेजेस क्या हैं, RFLP हम क्यों कर रहे हैं, पहले इसके फंक्शंस क्या क्या थे कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ हो रहा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ हो रहा था, हमारी मैटरनिटी पैटर्निटी केसेस को सॉल्व करने में, उसके बाद डिसीज़ की डिटेक्शन में यूज़ हो रहा था, हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बताने में यूज़ हो रहा था और प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग्स में यूज़ हो रहा था। अब इसके एडवांटेज क्या है, हमने पढ़ा था कि ये कोडोमिनेंट होता है, मतलब ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में भी बताता है, हाई एक्यूरेसी शो करता है और ये जो होता है वाइडली एप्लीकेबल होता है और इनहेरिटेंस पैटर्न भी शो कर रहा है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि हमें रेडियो एक्टिव प्रोब बनाना पड़ रहा है, तो हाई कॉस्ट होएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, ठीक है। और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये जो होता है हमारा ये होता है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ RFLP, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे AFLP एंड RAPD के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।